माँ शारदे को नमन। मोस्ट वेलकम। वैसे तो हमारी 11वीं क्लास की जो फिजिक्स है वो भौतिक जगत से स्टार्ट होती है। मतलब हमारा जो पहला चैप्टर है वो फिजिकल वर्ल्ड से स्टार्ट होता है। थियोरेटिकल है जिसमें फिजिक्स की डेफिनेशन दी गई है, परिभाषा लिखी है, बहुत सारे वैज्ञानिकों के नाम लिखे गए हैं, वो किस कंट्री को बिलोंग करते हैं वो लिखा हुआ है, उनकी खोजें लिखी हुई है, डिफरेंट फोर्सेस के बारे में, बलों के बारे में, बलों की प्रवृत्ति कैसी होती है, ये सब लिखा हुआ है। इस टोटल चैप्टर हमारा थ्योरी का है, उसमें ऐसा कुछ स्पेशली पढ़ाने वाला है नहीं। आप अपने आप उसके नोट्स बना सकते हो। जो इंपॉर्टेंट बातें हैं सिर्फ 2-3 चीजें हैं। आप एक टेबल के फॉर्म में वैज्ञानिकों के नाम लिखो, उनकी कंट्रीज के नाम लिखो और उनकी खोजों के बारे में लिख लो। जो मेन साइंटिस्ट है वो एग्जामिनेशन में नहीं पूछे जाते हैं। इवन दैट आप लोग साइंस के स्टूडेंट हो तो ये सब आपको आना चाहिए थोड़ा बहुत, और ज्यादा उसमें पढ़ने की कोई आवश्यकता है नहीं। हमारा जो सेकंड चैप्टर है वहां से फिजिक्स मुख्य रूप से प्रारंभ होती है, जो है मात्रक और मापन। सबसे पहले हम लेके चलेंगे भौतिक राशियां, फिजिकल क्वांटिटीज। क्या होती है भौतिक राशियां? भौतिक राशियों को हम इंग्लिश में बोलते हैं फिजिकल क्वांटिटीज। ऐसी राशियां जिनका आप मापन कर सके, जिनका मापन हो, जिनके मात्रक होते हैं, जिनको हम मात्रक के रूप में दर्शा सके, भौतिक राशियां कहलाती है। मतलब फिजिक्स में जो टर्म्स यूज किए जाते हैं कॉमन तरीके से, वो सब हमारी फिजिकल क्वांटिटीज है। फॉर एग्जाम्पल जैसे हम वस्तु की चाल हो गई, चाल का मापन करते हैं। चाल है, वेग है, विस्थापन है, दूरी है, बल है, त्वरण है, कार्य है, संवेग और बहुत सारे टर्म्स, अनगिनत पद, ये सब फिजिकल क्वांटिटीज है। ये सब भौतिक राशियां है। इस सब राशियों के आप मेजरमेंट करते हो, इनकी वैल्यूज होती है, इनके अपने मात्रक यूनिट्स हुआ करते हैं, मात्रक होते हैं, तो इनको होते हैं भौतिक राशियां। तो हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं, कैसे बता सकते हैं भौतिक राशियां क्या है? तो हम यूं डिफाइन कर सकते हैं, ऐसे पद जिनका मापन किया जाता है और जिन्हें मात्रक के द्वारा व्यक्त किया जाता है, पूर्ण रूप से परिभाषित किया जाता है, भौतिक राशियां कहलाती है। हम आपको जो ये पढ़ा रहे हैं, आपके व्हाट्सएप पर ये सब आएगा, आप उसे बार बार देख करके आप अपनी कॉपी पर नोट्स बना सकते हो। और वैसे अभी कोशिश ये रहेगी कि आप मतलब आपको जो पढ़ाने का तरीका हो वो अभी बहुत फास्ट नहीं रखेंगे, एक स्लो तरीके से, कि आपको लिखने को भी समय चाहिए, आपको समझने के लिए भी टाइम चाहिए, लेकिन नोट्स आपको बनाने पड़ेंगे, तभी आपकी पढ़ाई थोड़ी आगे बढ़ती ही मानी जाएगी। अदरवाइज आपने केवल सुन लिया तो वो लंबे समय तक आपके मन में नहीं रहेगा, आपके माइंड में वो बात बैठी नहीं रहेगी। इसलिए बहुत ज़्यादा जरूरी है उसे नोट करना। तो देखो, ये भौतिक राशियों की जब हमने बात की
तो अब इनको हम क्लासिफाई करें, वर्गीकृत करें, या वर्गीकरण से पहले हमने आपको ये बताया कि भौतिक राशियों ऐसे पद होते हैं जिनका आप मापन कर सके। अब मापन की बात पहले कर लें, उनके वर्गीकरण से पहले अगर मापन की बात कर लें तो दो तरह के मापन होते हैं। एक होते डायरेक्ट मापन, डायरेक्टली मेजरमेंट, और एक होते इनडायरेक्टली। डायरेक्टली का मतलब जैसे हम किसी चीज को तौलते हैं, हम बाटों की सहायता से किसी पदार्थ के द्रव्यमान को तौलेंगे, हम स्केल की सहायता से किसी रेखा की लंबाई का मेजरमेंट करेंगे, तो ये सब कहलाते हैं डायरेक्ट मेजरमेंट। सीधे सीधे किए गए मापन कहलाते हैं डायरेक्ट मेजरमेंट, प्रत्यक्ष रूप के मापन। इनके अपने स्केल्स होते हैं। स्केल्स का मतलब पैमाने होते हैं, जैसे बाटिक पैमाना ही तो मान के चलोगे। दूसरे जो मेजरमेंट होते हैं उन्हें बोलते हैं इनडायरेक्ट, अप्रत्यक्ष रूप से मापन। अप्रत्यक्ष रूप का मापन वो होता है जिसका कोई स्केल नहीं होता, उसका मापन हम कैलकुलेशन से गुणा भाग से करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हम यहां से सूर्य की दूरी नापें तो कोई ऐसा पैमाना नहीं होगा कि यहां से सूर्य तक उसे बढ़ाते चले जाए और हमें सूर्य की दूरी निकल आए, पॉसिबल नहीं है। यह पृथ्वी का द्रव्यमान देखे, पृथ्वी कितनी भारी है, तो कैसी कोई ऐसी तराजू नहीं होगी कि उस तराजू के पलड़े पर हम पृथ्वी को रखें और तौलें। तो ये जो मेजरमेंट होते हैं, ये जो मापन होते हैं, वो इनडायरेक्ट तरीके से होते हैं, बाई कैलकुलेशंस, बाई फार्मूला। तो ये बोले जाते हैं हमारे इनडायरेक्ट मेजरमेंट्स। तो दो तरह के मापन हो गए, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। अब हम भौतिक राशियों के वर्गीकरण की बात करें तो देखो, हमारी जितनी भी भौतिक राशियां हैं पूरी फिजिक्स में, उन्हें हम 3 वर्गों में बांट सकते हैं। सबसे पहला जो वर्ग होता है उसे बोलते हैं मूल भौतिक राशियां। मूल इंग्लिश होता है फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज। दूसरा जो ग्रुप होता है उसे बोलते हैं व्युत्पन्न भौतिक राशियां। व्युत्पन्न ये बहुत बड़ा ग्रुप है। ग्रुप का मतलब इसमें बहुत सारी भौतिक राशियां हैं। व्युत्पन्न भौतिक राशियां इंग्लिश में बोलते हैं डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज। और हमारा तीसरा वह छोटा सा ग्रुप है जिसमें केवल 2 भौतिक राशियां हैं, उन्हें बोलते हैं पूरक भौतिक राशियां। पूरक, सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटीज। तो 3 क्लासिफिकेशन हो गए, 3 ग्रुप हो गए। फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज, मूल भौतिक राशियां, ड्राइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज, व्युत्पन्न भौतिक राशियां, और सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटीज, पूरक भौतिक राशियां। अब किन्हें हम फंडामेंटल बोलेंगे, किनको हम ड्राइव्ड बोलेंगे, किनको सप्लीमेंट्री बोलेंगे, ये अभी आगे इनकी डेफिनेशंस लेके चलेंगे और इनको कंसिडर करते हैं अभी। तो पहले हम लेके चल रहे हैं मूल भौतिक राशि, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। डेफिनेशन लिखी हुई है, ऐसी भौतिक राशियां जो स्वतंत्र होती है। स्वतंत्र से मतलब ये नहीं है कि वो कोई आने जाने के लिए स्वतंत्र है, हर काम करने के लिए स्वतंत्र है। स्वतंत्र का मतलब ये नहीं है। स्वतंत्रता का मतलब ये है कि वो किसी और से नहीं बनी। दे आर इंडिपेंडेंट, बिल्कुल अलग है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हम लंबाई की बात करें तो लंबाई किसी और से नहीं जुड़ी हुई है, द्रव्यमान से नहीं जुड़ी, समय से नहीं जुड़ी। तो लेंथ हमारी एक हो गई इंडिपेंडेंट, स्वतंत्र भौतिक राशि। तो इस तरह से पूरी फिजिक्स में 7 मूल भौतिक राशियां मानी जाती है। दे आर द 7
7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज। पूरी फिजिक्स में केवल 7 है जो मूल भौतिक राशियां हैं। कौन कौन सी यहां पर लिखा हुआ है? एक मूल भौतिक राशि है द्रव्यमान, इंग्लिश में बोलते हैं मास। दूसरी है लंबाई, लेंथ, समय, टाइम, विद्युत धारा, इंग्लिश में बोलते करंट, ताप, इंग्लिश में बोलेंगे टेम्परेचर, ज्योति तीव्रता, इसे बोलते हैं इल्यूमिनेंस, और पदार्थ की मात्रा। इस सबको एक बार फिर रिपीट करते हैं। नंबर फर्स्ट द्रव्यमान, नंबर सेकंड लंबाई, नंबर थर्ड समय, नंबर फोर्थ विद्युत धारा, नंबर फिफ्थ ताप, नंबर सिक्स ज्योति तीव्रता, और नंबर सेवेंथ पदार्थ की मात्रा। इसमें जो हमारी शुरू की 3 है, शुरू की 3 मीन्स द्रव्यमान, लंबाई और समय, ये मैकेनिक्स फिजिक्स की एक ब्रांच होती है, उसे बोलते हैं मैकेनिक्स। मैकेनिक्स से ली गई है। अभियांत्रिकी, विद्युत धारा इलेक्ट्रिसिटी यूनिट से ली गई है। इलेक्ट्रिसिटी में बहुत सारे चैप्टर्स हैं। इससे विद्युत धारा को मूल भौतिक राशियां चुना गया। चुनने से मतलब है जैसे बहुत सारे गांव से एक प्रधान को चुना जाता है, इसी तरह से यूनिट से अलग अलग यूनिट से अलग अलग भौतिक राशियों को चुना गया है। तो मैकेनिक्स की जो यूनिट है उससे द्रव्यमान, लंबाई और समय को चुना गया मूल भौतिक राशि के रूप में। इलेक्ट्रिसिटी से विद्युत धारा को चुना गया है मूल भौतिक राशि में। हीट से, ऊष्मा से टेम्परेचर को चुना गया है। प्रकाश से ज्योति तीव्रता को चुना गया है मूल भौतिक राशि में। और केमिकल फिजिक्स से, जो रासायनिक फिजिक्स होती है, उससे पदार्थ की मात्रा को कंसीडर किया गया है मूल भौतिक राशि के रूप में। तो ये हमारी मूल भौतिक राशियां हैं। इनके सामने लिखे हुए इनके मात्रक। एक्चुअल मात्रक क्या होता है? तो किसी भी भौतिक राशि को पूर्ण रूप से अगर परिभाषित करना चाहते हैं, उसे पूर्ण रूप से व्यक्त करना चाहते हैं, तो इसके लिए हम जिस पद का यूज करते हैं उसे बोलते हैं मात्रक, यूनिट। फॉर एग्जाम्पल, आप जैसे मार्केट जाओ और आपसे चाय की पत्ती मंगाई जाए, आप शॉपकीपर के पास गए और उससे कहा हमें चाय दे दीजिए। चाय का आप नाम बताओगे, कौन से ब्रांड की चाय लेनी है आपने, किस कंपनी की लेनी है। फिर ये कहोगे हमें चाय दे दो और 100 चाय दे दो। तो हम केवल बोले 100 चाय दे दो, थोड़ा बड़ा डाउटफुल बात है। वो क्या करेगा शॉपकीपर? आपको 100 पैकेट देगा या क्या करेगा? थोड़ा मुश्किल में, झंझट में रहेगा। तो हमारी बात कुछ इनकम्प्लीट रही। हम उससे क्या है, हमें 100 ग्राम चाय दे दो। ग्राम्स में तो लेके आओगे, चाय को किलोग्राम्स में भी लेके नहीं आएंगे, मिलीग्राम्स में भी लेके नहीं आएंगे, क्विंटल्स में भी लेके नहीं आएंगे। घर के लिए ग्राम्स में तो लेके आते हैं। तो ग्राम जो हो गया वो द्रव्यमान का मात्रक हो गया। तो ये जो ग्राम हो गया वो मात्रक हो गया द्रव्यमान का। तो ऐसी भौतिक राशियों का हम मापन जिन पदों के रूप में करते हैं उन्हें बोलते हैं यूनिट्स, उन्हें बोलते हैं हम मात्रक। तो हमारे मात्रकों के निर्धारण की कुछ पद्धतियां बनाई गई हैं। आपने शायद 9th क्लास या 10th क्लास में पढ़ा होगा। जैसे द्रव्यमान जो होता है उसका मात्रक क्या होना चाहिए, या लंबाई का मात्रक क्या होना चाहिए, समय का मात्रक क्या होना चाहिए। तो आपने 9th और 10th में पढ़ा होगा एक MKS पद्धति, नाम सुना होगा MKS, परहैप्स आपने सुना हो MKS। M का मतलब हो गया मीटर, K का मतलब हो गया किलोग्राम्स और S का मतलब हो गया सेकेंड्स। मीटर, किलोग्राम, सेकेंड। मीटर मतलब लंबाई के लिए है, किलोग्राम द्रव्यमान के लिए है और सेकेंड समय के लिए है।
तो ये एक पद्धति है MKS। एक पद्धति CGS भी आपने सुनी होगी, CGS। CGS का मतलब हो गया, C का मतलब हो गया सेंटीमीटर हो गया, ये ग्राम्स हो गया, और ये हो गया सेकंड्स। तो ये MKS पद्धति, ये CGS पद्धति। एक FPS का मतलब होगा फुट पाउंड सेकंड, एक ये भी तो पद्धति है। लेकिन तीनों पद्धतियों में बस इतनी सी बात है कि एक जो है वो लंबाई के लिए है, एक जो सिंबल है वो द्रव्यमान के लिए है, और एक है समय के लिए। तो इसमें तीन ही तो भौतिक राशियां आई, और बाकी की चार का क्या होगा, उनके बारे में तो कोई यहाँ पर चर्चा ही नहीं हुई। इस पद्धति, तीनों पद्धतियों ने बाकी की और भौतिक राशियों के बारे में कुछ बताया ही नहीं। इसलिए एक नई पद्धति है, उसे बोलते हैं SI पद्धति, सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल डी यूनिट। उसका नाम होता है अंतरराष्ट्रीय पद्धति है मात्रकों की। इसमें सभी भौतिक राशि, जितनी भी मूल भौतिक राशियां हैं, उन सब के मात्रक लिखे हैं। तो हमने देखो यहाँ पे मूल भौतिक राशियां लिखी हुई है, और SI पद्धति में हर मूल भौतिक राशि का मात्रक भी सामने सामने लिखा हुआ है। एक बार आप थोड़ा ध्यान दो, जैसे द्रव्यमान का मात्रक होता है किलोग्राम, किलोग्राम मात्रक हो गया द्रव्यमान का, तो इसको हमने शॉर्टकट में लिखा केजी, इसके सिंबल भी लिखे हैं। तो SI पद्धति में द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम, लंबाई का मात्रक मीटर, ये जो ब्रैकेट में लिखे थे संकेत लिखे गए। मीटर आएगा तो पूरा मीटर लिखने की हमें आवश्यकता नहीं है, स्मॉल m लिख लेंगे, मीटर का स्मॉल m। तो लंबाई का मात्रक हो गया मीटर, समय का मात्रक हो गया सेकंड, विद्युत धारा का मात्रक हो गया एम्पियर, एम्पियर का कैपिटल A लिखा हुआ है। ताप का मात्रक हो गया केल्विन, डिग्री सेल्सियस में ही होता केल्विन, केल्विन का K लिखा हुआ है। ज्योति तीव्रता का मात्रक है कैंडेला, CD लिखा हुआ कैपिटल C और D स्मॉल है। पदार्थ की मात्रा का होता है, पदार्थ की मात्रा का मात्रक होता है मोल, M स्मॉल MOL। तो इन मात्रकों को हमें हमेशा ध्यान रखना है, हमेशा दिमाग में रहना चाहिए। कोई आपसे पूछे लंबाई का मात्रक बताओ, तो हमें आंसर चाहिए लंबाई लेंथ होती है, इसका मात्रक होता है मीटर। द्रव्यमान का मात्रक बताओ, चाहे बड़ा द्रव्यमान हो चाहे छोटा द्रव्यमान हो, हर एक द्रव्यमान का मात्रक होगा किलोग्राम्स। समय का मात्रक होगा सेकंड्स, विद्युत धारा का मात्रक होगा एम्पियर, टेम्परेचर का मात्रक होगा, ताप का मात्रक होगा केल्विन, ज्योति तीव्रता का होगा कैंडेला, और पदार्थ की मात्रा का होगा मोल। ये सभी मात्रक हमारे दिमाग में रहने चाहिए। ये मात्रक क्यों जरूरी है? तो जब आपको सवाल दिए जाते हैं, जैसे किसी वस्तु का द्रव्यमान दे दिया ग्राम्स में, अब जब हम न्यूमेरिकल करेंगे तो कोई तो स्टूडेंट उसे ग्राम में लेके चलेगा, कोई स्टूडेंट उसे किलोग्राम में बदल के चलेगा, तो बड़ी मुश्किल आएगी, कौन सा आंसर सही माना जाएगा। तो सबके लिए एक रूल बना दिया, और रूल ये बना दिया कि हमें जो भी वैल्यू दे रखी है, हमें जो भी मान दिए हुए हैं, उस सब मानों को हम SI पद्धति की मात्रकों में बदलें। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात। बेस कभी ग्राम दिया है तो उसे किलोग्राम में बदले, कभी सेंटीमीटर दिया हुआ किसी न्यूमेरिकल तो सेंटीमीटर को हम मीटर में बदले, सेंटीमीटर स्क्वायर है तो मीटर स्क्वायर बदले। समय को अगर जैसे मिनट में दे दिया, या समय को हमने घंटों के रूप में दे दिया है सवाल में, तो उस मिनट को और घंटे को हम सेकंड्स में बदलें। तो हमारा प्रयास ये होना चाहिए, और तभी हमारे सवाल सही माने जाएंगे, अदरवाइज गलत हो जाएंगे। तो मात्रकों को ध्यान रखना बहुत ज्यादा मस्ट है। अब बदलने का तरीका क्या होगा? आप सेंटीमीटर कभी दे दिया, सेंटीमीटर को आप मीटर में कैसे बदलोगे? सेंटीमीटर स्क्वायर को मीटर स्क्वायर में कैसे बदलोगे? ग्राम्स को किलोग्राम्स में कैसे बदलोगे?
या डिग्री सेल्सियस को आप केल्विन में कैसे कन्वर्ट करोगे, तो इस सब का आइडिया हम आपको बाद में देंगे। हमारे नेक्स्ट वीडियोज आते जाएंगे, उनमें आपको हम आइडिया देते जाएंगे। लेकिन इतना मस्ट, इतना जरूरी है कि हर एक हमारी जो यूनिट होनी चाहिए वो एसआई पद्धति की होनी चाहिए। हमारी दूसरी भौतिक राशि है व्युत्पन्न भौतिक राशि। व्युत्पन्न भौतिक राशि का परिभाषा देखें और उसके मात्रक भी लिखेंगे। तो व्युत्पन्न वो होती है जो अपने आप में स्वतंत्र नहीं होती, अर्थात ऐसी भौतिक राशियां जो मूल भौतिक राशियों से मिलकर के बनी होती है, ड्राइव्ड कहलाती है। ड्राइव्ड का होता है उससे ड्राइव की गई, उसे निकाली गई है। तो डेफिनेशन क्या दे सकते हैं, ऐसी भौतिक राशियां जो स्वतंत्र नहीं होती है और जो मूल भौतिक राशियों से मिलकर के बनाई जाती है या बनी हुई है, उन्हें कहा जाता है व्युत्पन्न भौतिक राशि। परिभाषा कुछ ऐसी लिख सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर जैसे हम चाल की बात करें तो चाल किसी गतिमान वस्तु में होती है और चाल का फॉर्मूला होता है दूरी बटे समय अंतराल। दूरी को देखें तो दूरी लंबाई, हमारे लंबाई की मूल राशि है। लंबाई की मूल राशि दूरी हो गई। समय जो है समय की मूल राशि है। तो चाल में दो मूल भौतिक राशियां हैं, एक तो लंबाई की और एक समय की। इसलिए हम चाल को कहेंगे व्युत्पन्न भौतिक राशि। मात्रक भी साथ साथ देखते जाए। चाल बराबर है दूरी बटे समय। दूरी का मात्रक मीटर हो गया, समय का सेकंड्स हो गया। तो चाल का मात्रक होगा m/s, मीटर अपॉन सेकंड। शॉर्टकट सिंबल में लिख लिया। फिर नेक्स्ट लेके चले हम घनत्व। घनत्व होता है द्रव्यमान बटे आयतन। द्रव्यमान का मात्रक ऐसे पद्धति में किलोग्राम्स होगा। आयतन जो होता है वो भुजा का क्यूब होता है, लंबाई का क्यूब होता है, घात 3 होती है। तो आयतन का मात्रक होगा मीटर क्यूब। तो उसके आधार पर घनत्व का मात्रक होगा किलोग्राम बटे मीटर क्यूब। किलोग्राम बटे मीटर क्यूब। आप सोचिए घनत्व हमारी व्युत्पन्न भौतिक राशि क्यों है, क्योंकि ये भी तो दो भौतिक राशियों का समावेश है, मूल भौतिक राशियों का समावेश है। इसमें कौन कौन सी मूल भौतिक राशियां हैं घनत्व में? एक तो द्रव्यमान है और एक लंबाई है जो आयतन के रूप में है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि हर एक जो व्युत्पन्न भौतिक राशि होगी वो मूल भौतिक राशियों से मिलकर के बनी होगी। अब वो मूल भौतिक राशियां चाहे बटे में लिखी हो, चाहे गुणा में लिखी हो, चाहे घातों में लिखी हो, किसी तरह से लिखी हो। अगर हम बात करें जैसे का क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल भुजा का स्क्वायर होता है। भुजा का स्क्वायर, तो भुजा पे स्क्वायर है। भुजा एक लंबाई की मूल भौतिक राशि हो गई, तो क्षेत्रफल हो गई एक व्युत्पन्न भौतिक राशि, भुजा का स्क्वायर। मात्रक लेके चलोगे तो मीटर स्क्वायर, m स्क्वायर। आयतन की बात करेंगे तो आयतन होता है भुजा की पावर 3। तो ये भी जो हमारी लंबाई की मूल भौतिक राशि है उस पर पावर के रूप में लिखा हुआ है, घात 3 में लिखा हुआ है। तो ये भी तो हमारी व्युत्पन्न भौतिक राशि हो गई आयतन, जिसका मात्रक होगा भुजा के क्यूब के हिसाब से, इसका मात्रक होगा मीटर क्यूब। यहां पर हम कुछ 7-8 ऐसी व्युत्पन्न भौतिक राशियां लेके चल रहे हैं जो मोस्टली चैप्टर्स में कहीं न कहीं आती रहेगी। तो इनके मात्रक हमें ध्यान रखना बहुत जरूरी है, एकदम से याद रहने चाहिए। वैसे तो इनका जो ग्रुप होता है अनलिमिटेड होता है, आपको बताया अनगिनत होती है, हर एक के मात्रक को हम याद नहीं रख सकते। लेकिन 7-8 ऐसी व्युत्पन्न भौतिक राशियां हैं जिनके मात्रक हम हमेशा ध्यान रखें, जिसमें चाल हो गया, वेग हो गया। चाल का मात्रक हो गया मीटर बटे सेकंड फार्मूले के हिसाब से। वेग बराबर होता है विस्थापन बटे समय अंतराल। विस्थापन भी लंबाई हो गई तो उसका भी मात्रक होगा मीटर बटे सेकंड।
क्षेत्रफल हो गया मीटर स्क्वायर, आयतन का मात्रक हो गया मीटर क्यूब, घनत्व होता है द्रव्यमान बटे आयतन, तो मात्रक होगा किलोग्राम बटे मीटर क्यूब। त्वरण होता है वेग परिवर्तन बटे समय अंतराल, वेग परिवर्तन बटे समय अंतराल। वेग परिवर्तन का मतलब हो गया बाद के वेग में से शुरू का वेग घटाए, और जब बाद के वेग में से शुरू का वेग घटाएंगे तो जो आएगा वो वेग के रूप में ही तो आएगा, उसका जो मात्रक होगा वो वेग का ही तो मात्रक होगा। तो वेग परिवर्तन का मात्रक हो गया मीटर बटे सेकेंड, और बटे समय अंतराल का मात्रक हो गया सेकेंड। तो मीटर बटे सेकेंड और बटे सेकेंड अगर करेंगे तो त्वरण का मात्रक हो गया मीटर बटे सेकेंड स्क्वायर। फिर देखो अगर बल की बात करें तो बल बराबर होता है द्रव्यमान गुणा त्वरण, ए बराबर एम ए, तो इसका मात्रक होगा द्रव्यमान का होगा किलोग्राम, त्वरण का होगा मीटर बटे सेकेंड स्क्वायर, तो मात्रक होगा किलोग्राम इंटू मीटर बटे सेकेंड स्क्वायर। ये बल का मात्रक हो गया। या इसका दूसरा मात्रक होता है, कॉमन तरीके से मात्रक होता है न्यूटन। बल का मात्रक न्यूटन भी तो होता है, वैज्ञानिक के नाम पर लिखा गया है, इसे बोलते हैं निरपेक्ष मात्रक। तो बल के दो मात्रक हो गए। ऐसा ही पद्धति का तो हो गया है किलोग्राम इंटू मीटर बटे सेकेंड स्क्वायर, व्यवहारिक रूप में हो गया न्यूटन। ऐसे हम कार्य की बात करें तो कार्य का फॉर्मूला था बल गुणा विस्थापन। अभी बल का मात्रक आपको अभी बताया किलोग्राम इंटू मीटर बटे सेकेंड स्क्वायर, विस्थापन का मात्रक हो जाएगा इंटू मीटर, तो यह लिखा भी है किलोग्राम इंटू मीटर बटे सेकेंड स्क्वायर इंटू मीटर, मीटर का ऊपर मीटर में गुणा हो जाएगा, तो इसका मात्रक होगा किलोग्राम इंटू मीटर स्क्वायर अपॉन सेकेंड स्क्वायर। या दूसरा मात्रक होगा इसका, बल का हो गया न्यूटन, विस्थापन का होगा मीटर, तो न्यूटन मीटर या जूल। तो कार्य का मात्रक हम जूल भी लिख सकते हैं व्यवहारिक रूप में, न्यूटन मीटर भी लिख सकते हैं, और ऐसा ही पद्धति में लिखेंगे किलोग्राम इंटू मीटर स्क्वायर बटे सेकेंड स्क्वायर। ये मात्रक हो गया कार्य का। ऐसे दाब के मात्रक की बात कर ले, दाब बराबर होता है बल बटे क्षेत्रफल। बल का ऊपर क्या, बल का मात्रक क्या है, बल का मात्रक है केजी इंटू मीटर बटे सेकेंड स्क्वायर, केजी इंटू मीटर बटे सेकेंड स्क्वायर। एक मीटर से एक मीटर कटे और नीचे क्षेत्रफल होगा मीटर स्क्वायर, तो यहां पर होगा केजी अपॉन मीटर इंटू सेकेंड स्क्वायर। यहां पे केजी इंटू और नीचे एक मीटर से मीटर कैंसिल, तो केजी के बटे भी क्या रह जाएगा मीटर इंटू सेकेंड स्क्वायर, या कहेंगे न्यूटन अपॉन मीटर स्क्वायर। तो ये कुछ ऐसी भौतिक राशियां थी जिनके मात्रक को आप लिख के देखो, उन्हें याद रखो, बहुत काम की है। और नेक्स्ट हमारा एक और भौतिक राशि रह गई है, वो है सप्लीमेंट्री। तीसरे ग्रुप है पूरक भौतिक राशियों का। इसमें दो भौतिक राशियां आती है, एक आता है कोण, एक आता है घन कोण। कोण की बात आपने देखो, कोण को ध्यान दो तो कोण आपने ट्रिग्नोमेट्री में जब हम किसी मीनार की ऊंचाई निकालते हैं तो आधार पर भी तो उसके शिखर का कोण बनता है, वृत्त में भी कोण बनता है, तो वृत्त के कोण को कंसिडर करके चलेंगे। तो अब देखो वृत्त बनाया हुआ है, उसके केंद्र पे कोण बनाया हुआ है, जो चाप है हमारा डेल्टा एस लंबाई का है उसके द्वारा बना हुआ है केंद्र पर। वृत्त आर त्रिज्या का है, तो कोण काय के बराबर होता है, कोण होता है चाप बटे त्रिज्या। चाप बटे त्रिज्या से, तो देखो इस कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या से लिखा है फॉर्मूला, कोण को डेल्टा थीटा लिखा, चाप हो गया डेल्टा एस बटे आर। इसके हिसाब से तो देखो मात्रक अगर देखोगे तो ये चाप लंबाई में है, ये त्रिज्या हमारी ये लंबाई में, तो मीटर से मीटर कटा, फॉर्मूले के हिसाब से तो कोई मात्रक नहीं होगा, लेकिन इसका एक इंडिपेंडेंट मात्रक होता है, अलग से होता है रेडियन। मतलब फॉर्मूले के हिसाब से तो इसका कोई मात्रक नहीं होगा,
लेकिन कोण का मात्रक रेडियन ये माना गया, इसलिए से बोलते हैं सप्लीमेंट्री, बिल्कुल अलग है, डिफरेंट है, जो अभी अब तक अपनी यूनिट्स पढ़ी उससे बिल्कुल अलग। ऐसे हम एक दूसरा कोण लेके चलते हैं जिसे बोलते हैं घन कोण, इंग्लिश होते हैं सॉलिड एंगल। घन कोण ये कहां पर बनता है? ये बनता है गोले में। आप एक गोला लेके चलो, जैसे गेंद ले लो और उस गेंद का ऊपर थोड़ा सा भाग ले लो, गोले का ऊपर छोटा सा हिस्सा ले लो, खपटा डोबा एक भाग ले लीजिए, तो ये भाग केंद्र पे जो कोण बनाएगा उसे कहेंगे घन कोण। तो इट इज द एंगल सबटेंडेड बाय द पार्ट ऑफ ए स्फीयर, किसी गोले के भाग द्वारा केंद्र पर बना कोण। डेफिनेशंस वगैरह बाद में लिखा है कि यह है वृत्त के चाप द्वारा केंद्र पे बना कोण, ये होगा गोले के भाग द्वारा केंद्र पे बना कोण। इतना फर्क है। मैथमेटिक्स हिसाब से ये 2 डायमेंशनल फिगर होती है, ये तल की फिगर है, समतल की फिगर है, लेकिन ये ऊंचाई की फिगर है। ये जो हमारा ये केंद्र पर वृत्त के केंद्र पर बना कोण है, ये चाप का अनुपात, चाप की लंबाई और त्रिज्या का अनुपात है। ये जो घन कोण होता है जिसे पढ़ते हैं डेल्टा ओमेगा, ओमेगा पढ़ेंगे, स्मॉल w की तरह लिखा है लेकिन पढ़ेंगे ओमेगा। डेल्टा ओमेगा इक्वल टू डेल्टा ए, इसे डेल्टा पढ़ेंगे डेल्टा ए बटे आर स्क्वायर, क्योंकि ये क्षेत्रफल है, ये भी तो क्षेत्रफल को निरूपित करेगा आर स्क्वायर। तो इस घन कोण का फॉर्मूला होगा डेल्टा ओमेगा बराबर डेल्टा ए बटे आर स्क्वायर। इस सब की डिटेल्स हम बाद में लेके चलेंगे और बाद में डेफिनेशंस वगैरह लिखाएंगे। इसकी मात्रक हो गया स्टेरेडियन। तो ये हमारी भौतिक राशियां थी, इनका वर्गीकरण था, इनके मात्रक बताए। थैंक्स अ लॉट फॉर दिस वीडियो।